नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मॉर्गन हाउसल की बेस्टसेलर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जो पैसे के प्रति हमारे दृष्टिकोण और व्यवहार को समझने में आपकी मदद करेगी। इंट्रोडक्शन। द ग्रेट शो ऑन द वर्ल्ड। मैंने अपने कॉलेज के वर्षों में लॉस एंजल्स के एक अच्छे होटल में वैलेट के रूप में काम किया था। एक बार बार आने वाला मेहमान एक टेक्नोलॉजी कार्यकारी था। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी 20 के दशक में वाईफाई राउटर्स में एक प्रमुख घटक डिजाइन और पेटेंट कराया था। उन्होंने कई कंपनियां शुरू की और बेची थीं। वह बेहद सफल थे। उनका पैसा के साथ एक ऐसा रिश्ता था जिसे मैं असुरक्षा और बचकाना मूर्खता का मिश्रण कहूंगा। उन्होंने सैकड़ों डॉलर के नोटों का ढेर रखा था जो कई इंच मोटा था। उन्होंने इसे हर किसी को दिखाया जो इसे देखना चाहता था और कई लोगों को जो नहीं चाहते थे। वह अक्सर शराब पीते हुए और हमेशा बिना किसी कारण के अपनी संपत्ति के बारे में खुले तौर पर और जोर से डींगे मारते थे। एक दिन उसने मेरे एक सहकर्मी को कई हजार डॉलर नकद दिए और कहा, सड़क के नीचे गहने की दुकान जाओ और मुझे कुछ 1000 डॉलर के सोने के सिक्के लाओ। 1 घंटे बाद सोने के सिक्के हाथ में लेकर तकनीकी कार्यकारी और उसके दोस्त प्रशांत महासागर के दृश्य के साथ एक घाट के पास इकट्ठा हुए। फिर उन्होंने सिक्कों को समुद्र में फेंक दिया, उन्हें पत्थरों की तरह उछालते हुए हंसते हुए तर्क दिया कि किसका सिक्का सबसे दूर गया, बस मजे के लिए। दिनों बाद उसने होटल के रेस्तरां में एक दीपक तोड़ा। एक मैनेजर ने उसे बताया कि यह $500 का दीपक था और उसे इसे बदलना होगा। क्या आपको $500 चाहिए? कार्यकारी ने अविश्वसनीय रूप से पूछा, जबकि अपनी जेब से नकदी का एक ईंट निकालकर प्रबंधक को सौंप दिया। यहाँ $5000 हैं। अब मेरे चेहरे से हट जाओ और फिर कभी मेरा अपमान मत करना। आप सोच सकते हैं कि यह व्यवहार कितने समय तक चल सकता है, और इसका उत्तर था, बहुत लंबा नहीं। मैंने वर्षों बाद सीखा कि वह कंगाल हो गया। इस पुस्तक का आधार यह है कि पैसा के साथ अच्छा करने का थोड़ा संबंध है कि आप कितने स्मार्ट हैं, और बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे व्यवहार करते हैं। और व्यवहार सिखाना मुश्किल है, यहाँ तक कि वास्तव में स्मार्ट लोगों के लिए भी। भावनाओं पर नियंत्रण खोने वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति वित्तीय आपदा हो सकता है। विपरीत भी सत्य है। बिना किसी वित्तीय शिक्षा वाले साधारण लोग अमीर हो सकते हैं यदि उनके पास कुछ व्यवहार कौशल हैं जो बुद्धि के औपचारिक उपायों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा पसंदीदा विकिपीडिया प्रविष्टि शुरू होती है, रोनाल्ड जेम्स रीड एक अमेरिकी परोपकारी, निवेशक, चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट थे। रोनाल्ड रीड का जन्म ग्रामीण वर्मोंट में हुआ था। वह अपने परिवार में उच्च विद्यालय से स्नातक करने वाले पहले व्यक्ति थे, जो इस तथ्य से और भी प्रभावशाली हो गया कि उन्होंने हर दिन परिसर में जाने के लिए हाइक किया था। हिंदी ट्रांसलेशन। Note, as with the previous translations, please note that cultural nuances and idiomatic expressions might not be perfectly conveyed. For a more accurate translation, consider consulting a professional translator. हिंदी। जो लोग रोनाल्ड रीड को जानते थे, उनके लिए और ज्यादा चर्चा करने लायक कुछ नहीं था। उनका जीवन जितना कम दिखाई देता था, उतना ही कम था। रीड ने 25 साल तक गैस स्टेशन पर कारों की मरम्मत की और 17 साल तक जेसीपी में फर्श साफ किया। उन्होंने 38 साल की उम्र में $12,000 में 2 बेडरूम का घर खरीदा और जीवन भर वहीं रहे। वह 50 साल की उम्र में विधुर हो गए और फिर कभी शादी नहीं की। एक दोस्त ने याद किया कि उनका मुख्य शौक लकड़ी काटना था। रीड का निधन 2014 में 92 वर्ष की आयु में हुआ। यही वह समय था जब विनम्र ग्रामीण चौकीदार ने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी।
2014 में 503 अमेरिकियों की मृत्यु हुई। उनमें से 4,000 से भी कम लोगों की निवल संपत्ति $8 मिलियन से अधिक थी जब वे निधन हो गए। रोनाल्ड रीड उनमें से एक थे। अपनी वसीयत में पूर्व चौकीदार ने अपने सौतेले बच्चों को $2 मिलियन और अपने स्थानीय अस्पताल और पुस्तकालय को $6 मिलियन से अधिक छोड़ दिया। रीड को जानने वाले लोग हैरान थे। उन्हें इतना पैसा कहां से मिला? यह पता चला कि कोई रहस्य नहीं था, कोई लॉटरी जीत नहीं थी और कोई विरासत नहीं थी। रीड ने जो थोड़ा बचाया वह ब्लू चिप स्टॉक में निवेश किया। फिर वह दशकों तक इंतजार करते रहे क्योंकि छोटी बचत का मिश्रण $8 मिलियन से अधिक हो गया। बस इतना ही। चौकीदार से परोपकारी तक। रोनाल्ड रीड की मृत्यु से कुछ महीने पहले रिचर्ड नाम का एक और व्यक्ति चर्चा में था। रिचर्ड फुस्कॉन हर चीज थे जो रोनाल्ड रीड नहीं थे। हार्वर्ड शिक्षित मेरिल लिंच के कार्यकारी MBA के साथ फुस्कॉन का वित्त में इतना सफल करियर था कि वह 40 के दशक में सेवानिवृत्त होकर परोपकारी बन गए। मेरिल के पूर्व CEO डेविड कोमांस्की ने फुस्कॉन के व्यवसाय कौशल, नेतृत्व कौशल, ध्वनि निर्णय और व्यक्तिगत अखंडता की प्रशंसा की। क्रेन के व्यापार पत्रिका ने एक बार उन्हें सफल व्यवसायियों की 40 अंडर 40 इंच सूची में शामिल किया था। लेकिन फिर सोने के सिक्के फेंकने वाले तकनीकी कार्यकारी की तरह सब कुछ बर्बाद हो गया। 2000 के दशक के मध्य में फुस्कॉन ने ग्रीनविच, कनेक्टिकट में एक 18,000 वर्ग फुट के घर को बढ़ाने के लिए भारी उधार लिया था, जिसमें 11 बाथरूम, 2 लिफ्ट, 2 पूल, 7 गैरेज थे और इसे बनाए रखने में मासिक $90,000 से अधिक खर्च आता था। फिर 2008 का वित्तीय संकट आ गया। संकट ने लगभग सभी के वित्त को प्रभावित किया। इसने जाहिर तौर पर फुस्कॉन के वित्त को धूल में मिला दिया। उच्च ऋण और अलिक्विड संपत्ति ने उसे दिवालिया कर दिया। वर्तमान में मेरी कोई आय नहीं है, उन्होंने कथित तौर पर 2008 में एक दिवालिया न्यायाधीश को बताया। पहले उनका पाम बीच हाउस जब्त कर लिया गया। 2014 में ग्रीनविच हवेली की बारी थी। रोनाल्ड रीड ने अपना भाग्य दान के लिए छोड़ने से 5 महीने पहले रिचर्ड फुस्कॉन का घर, जहां मेहमानों ने घर के इंडोर स्विमिंग पूल पर भोजन और नृत्य का रोमांच याद किया, एक नीलामी में 75% कम बेचा गया था, जो एक बीमा कंपनी ने सोचा था कि यह इसके लायक है। रोनाल्ड रीड धैर्यवान थे, रिचर्ड फुस्कॉन लालची थे। बस इतना ही दोनों के बीच भारी शिक्षा और अनुभव के अंतर को ग्रहण करने के लिए पर्याप्त था। यहाँ सबक यह है कि रोनाल्ड की तरह अधिक और रिचर्ड की तरह कम बनने का नहीं है, हालांकि यह बुरी सलाह नहीं है। इन कहानियों के बारे में आकर्षक बात यह है कि वे वित्त के लिए कितने अद्वितीय हैं। किसी अन्य उद्योग में क्या कोई व्यक्ति बिना कॉलेज की डिग्री, बिना प्रशिक्षण, बिना पृष्ठभूमि, बिना औपचारिक अनुभव और बिना कनेक्शन के किसी ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक पछाड़ सकता है जिसके पास सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण और सर्वश्रेष्ठ कनेक्शन हैं? मुझे किसी भी बारे में सोचना मुश्किल है। एक हार्वर्ड प्रशिक्षित सर्जन से बेहतर हृदय प्रत्यारोपण करने या सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षित वास्तुकारों से बेहतर गगनचुंबी इमारत डिजाइन करने की कहानी के बारे में सोचना असंभव है। दुनिया के शीर्ष परमाणु इंजीनियरों को पछाड़ने वाले किसी चौकीदार की कहानी कभी नहीं होगी, लेकिन ये कहानियां निवेश में होती हैं। रोनाल्ड रीड रिचर्ड फुस्कॉन के साथ सहअस्तित्व में रह सकता है। इसके 2 स्पष्टीकरण हैं। एक, वित्तीय परिणाम भाग्य द्वारा संचालित होते हैं, बुद्धि और प्रयास से स्वतंत्र होते हैं। यह कुछ हद तक सच है और यह पुस्तक इस पर और विस्तार से चर्चा करेगी। या 2, और मुझे लगता है कि अधिक सामान्य कि वित्तीय सफलता एक कठिन विज्ञान नहीं है। यह एक सॉफ्ट स्किल है जहां आपका व्यवहार कैसे है यह जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
मैं इस सॉफ्ट स्किल को धन का मनोविज्ञान कहता हूं। इस पुस्तक का उद्देश्य छोटी कहानियों का उपयोग करके आपको यह समझाने में मदद करना है कि सॉफ्ट स्किल्स तकनीकी पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण हैं। मैं ऐसा करने के लिए एक तरह से करूंगा जो सभी की मदद करेगा, रीढ़ से लेकर फुसकौन और बीच में सभी बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में। ये सॉफ्ट स्किल्स मुझे एहसास हुआ है बहुत कम आंकी जाती हैं। वित्त को मुख्य रूप से गणिताधारित क्षेत्र के रूप में पढ़ाया जाता है, जहां आप डेटा को एक सूत्र में डालते हैं और सूत्र आपको बताता है कि क्या करना है, और यह माना जाता है कि आप बस ऐसा ही करेंगे। यह व्यक्तिगत वित्त में सच है, जहां आपको 6 महीने का आपातकालीन कोष रखने और अपनी वेतन का 10% बचाने के लिए कहा जाता है। यह निवेश में सच है, जहां हम ब्याज दरों और मूल्यांकन के बीच सटीक ऐतिहासिक सहसंबंध जानते हैं। और यह कॉरपोरेट वित्त में सच है, जहां सीएफओ पूंजी की सटीक लागत को माप सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी चीज बुरी या गलत है। यह जानना कि क्या करना है आपको यह नहीं बताता कि जब आप इसे करने की कोशिश करते हैं तो आपके सिर में क्या होता है। 2 विषय सभी को प्रभावित करते हैं, चाहे आप उनमें रुचि रखते हो या नहीं, स्वास्थ्य और धन। स्वास्थ्य देखभाल उद्योग आधुनिक विज्ञान की एक विजय है, जिसमें दुनिया भर में जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। वैज्ञानिक खोजों ने डॉक्टरों के मानव शरीर के काम करने के बारे में पुराने विचारों को बदल दिया है, और लगभग सभी लोग इसके कारण स्वस्थ हैं। धन उद्योग, निवेश, व्यक्तिगत वित्त, व्यवसाय योजना एक और कहानी है। वित्त ने पिछले 2 दशकों में शीर्ष विश्वविद्यालयों से आने वाले सबसे चतुर दिमागों को अपने पास कर लिया है। 1 दशक पहले प्रिंसटन के इंजीनियरिंग स्कूल में वित्तीय इंजीनियरिंग सबसे लोकप्रिय प्रमुख था। क्या इसका कोई सबूत है कि इसने हमें बेहतर निवेशक बनाया है? मैंने कोई नहीं देखा। वर्षों से सामूहिक परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से हमने बेहतर किसान, कुशल प्लम्बर और उन्नत रसायनज्ञ बनना सीखा। लेकिन क्या परीक्षण और त्रुटि ने हमें अपने व्यक्तिगत वित्त के साथ बेहतर बनना सिखाया है? क्या हम कर्ज में डूबने की संभावना कम है? बारिश के दिन के लिए बचत करने की अधिक संभावना है? सेवानिवृत्ति की तैयारी करें। क्या धन हमारे लिए क्या करता है और क्या नहीं करता है, इसके बारे में यथार्थवादी विचार रखें, खुशी के लिए। मैंने कोई सम्मोहक सबूत नहीं देखा है। मेरा मानना है कि अधिकांश कारण यह है कि हम पैसे के बारे में सोचते हैं और सिखाए जाते हैं, जो बहुत अधिक भौतिकी, नियमों और कानूनों के साथ की तरह है, और मनोविज्ञान, भावनाओं और सूक्ष्मता के साथ की तरह पर्याप्त नहीं है। और मेरे लिए यह उतना ही आकर्षक है जितना महत्वपूर्ण है। पैसा हर जगह है, यह हम सभी को प्रभावित करता है और हम में से अधिकांश को भ्रमित करता है। हर कोई इसके बारे में थोड़ा अलग सोचता है। यह जीवन के कई क्षेत्रों में लागू होने वाली चीजों पर सबक प्रदान करता है, जैसे जोखिम, आत्मविश्वास और खुशी। कुछ विषय एक अधिक शक्तिशाली आवर्धक लेंस प्रदान करते हैं, जो यह समझाने में मदद करता है कि लोग क्यों व्यवहार करते हैं जिस तरह से वे करते हैं पैसे से। यह पृथ्वी पर सबसे महान शो में से एक है। पैसे के मनोविज्ञान के लिए मेरी अपनी प्रशंसा इस विषय पर 1 दशक से अधिक के लेखन से आकार लेती है। मैंने 2008 की शुरुआत में वित्त के बारे में लिखना शुरू किया था। यह वित्तीय संकट और 80 वर्षों में सबसे खराब मंदी की शुरुआत थी। जो हो रहा था उसके बारे में लिखने के लिए मैं यह पता लगाना चाहता था कि क्या हो रहा था। लेकिन वित्तीय संकट के बाद मैंने जो पहली बात सीखी वह यह थी कि कोई भी सटीक रूप से यह नहीं बता सकता था कि क्या हुआ या क्यों हुआ या इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए। हर अच्छे स्पष्टीकरण के लिए एक समान रूप से आश्वस्त खंडन था।
इंजीनियर पुल के ढहने का कारण निर्धारित कर सकते हैं क्योंकि इस बात पर सहमति है कि यदि एक निश्चित मात्रा में बल को एक निश्चित क्षेत्र पर लगाया जाता है तो वह क्षेत्र टूट जाएगा। भौतिकी विवादास्पद नहीं है। यह कानूनों द्वारा निर्देशित है। वित्त अलग है। यह लोगों के व्यवहार द्वारा निर्देशित है। और मेरा व्यवहार मेरे लिए समझ में आ सकता है, लेकिन आपको पागल लगेगा। जितना अधिक मैंने वित्तीय संकट का अध्ययन किया और इसके बारे में लिखा, उतना ही मुझे महसूस हुआ कि आप इसे मनोविज्ञान और इतिहास के लेंस के माध्यम से बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, न कि वित्त के माध्यम से। यह समझने के लिए कि लोग खुद को कर्ज में क्यों दफन करते हैं, आपको ब्याज दरों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको लालच, असुरक्षा और आशावाद के इतिहास का अध्ययन करने की आवश्यकता है। यह समझने के लिए कि निवेशक मंदी के बाजार के निचले स्तर पर क्यों बेचते हैं, आपको भविष्य के अपेक्षित रिटर्न के गणित का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने परिवार को देखकर और सोचने की जरूरत है कि क्या आपके निवेश उनके भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। मुझे वोल्टेयर का अवलोकन पसंद है कि इतिहास कभी दोहराया नहीं जाता, मनुष्य हमेशा करता है। यह लागू होता है कि हम पैसे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। 2018 में मैंने एक रिपोर्ट लिखी जिसमें धन के साथ व्यवहार करते समय मैंने देखे गए सबसे महत्वपूर्ण दोषों, पूर्वाग्रहों और बुरे व्यवहार के कारणों में से 20 को रेखांकित किया। इसे द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहा गया और 1 मिलियन से अधिक लोगों ने इसे पढ़ा है। यह पुस्तक इस विषय पर एक गहरा गोता है। रिपोर्ट के कुछ छोटे अंश इस पुस्तक में बिना बदले हुए दिखाई देते हैं। जो आपके हाथ में है वह 20 अध्याय हैं, जिनमें से प्रत्येक में मैंने पैसे के मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर प्रतिपरिस्थिति विशेषताओं को माना है। अध्याय एक सामान्य विषय के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन अपने आप में मौजूद हैं और स्वतंत्र रूप से पढ़े जा सकते हैं। यह एक लंबी किताब नहीं है। आपका स्वागत है। अधिकांश पाठक अपनी शुरुआत की किताबें समाप्त नहीं करते हैं क्योंकि अधिकांश एकल विषयों के लिए 300 पृष्ठों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं 20 छोटे बिंदु बनाना पसंद करूंगा जो आप समाप्त कर दें, न कि एक लंबा जो आप छोड़ दें। अगले वीडियो में बात करेंगे पहले चैप्टर नो वन इज क्रेजी के बारे में।